हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी राजस्व लेखपाल 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास से बनने वाले चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। दोस्तों, ये बुक है ग्राम समाज एवं विकास का घटना चक्र 2022 का लेटेस्ट एडिशन, जिसके द्वारा आज हम इसका सेकंड नंबर चैप्टर, जिसका नाम है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, को यहाँ कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बुक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आने वाले समय में हम आपको जल्द से जल्द इस बुक के बाद प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ पर कवर करवाएंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ग्राम विकास और भूमि सुधार। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम विकास पृष्ठभूमि से। तो देखिए, ग्राम विकास विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई योजनाओं, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों की विषमताओं को समाप्त करने में पूरी तरह से विफल रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति के द्वारा 1950 और 1960 के दशक के दौरान विकास के नीति निर्माताओं ने उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर ध्यान आकर्षित किया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में वास्तव में जो लाभ हुए थे उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आय से संबंधित और अधिक विषमताएं उत्पन्न हुई हैं। 1970 तक यह स्पष्ट हो गया कि विकास के मुद्दों और समस्याओं को जिस प्रकार सुलझाया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं गंभीर समस्याएं जरूर थी। अब देखिए, यहाँ पर आप बात होगी ग्राम विकास की संकल्पनाओं की। ठीक है, तो देखिए, ग्राम विकास के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। तो पहला है आपका जीवन स्तर में सुधार करना, भोजन, कपड़ा, आवास, रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि और गरीबी को कम करना। तीसरा पॉइंट है निर्णय लेने में भागीदारी और प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों को नियोजन और विकास में सम्मिलित करना। चौथा है समाज में वितरित न्याय और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। आगे बात करते हैं ग्राम विकास की परियोजनाओं और उनके कार्यक्रम की। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है ग्राम विकास की परियोजनाएं सूक्ष्म स्तर के वे प्रयास हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन कई आकार ले सकते हैं, जो साक्षरता के विकास में वृद्धि से लेकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास हो सकते हैं। अगला पॉइंट है इन परियोजनाओं का प्रभाव सामान्यतः बहुत व्यापक नहीं होता, क्योंकि यह कम लोगों तक सीमित होता है। ग्राम विकास कार्यक्रम में कई परियोजनाएं सम्मिलित होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे वे ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं। अतः ग्राम विकास कार्यक्रम एक व्यापक क्षेत्र के अधिकता लोगों को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे ग्राम विकास की नीतियों की। ग्राम विकास की नीतियां, प्रत्येक ग्राम विकास योजना की अपनी विचारधारात्मक जड़ें होती हैं, जिन पर इस कार्यनीति के तत्व आधारित होते हैं। एक कार्यनीति में इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतिगत मानकों को व्यवस्थित करना होता है। अगला पॉइंट है विभिन्न कार्यनीतियां विभिन्न नीतियों पर बल देती हैं ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये नीतियां भूमि, प्रौद्योगिकी, कृषि, रोजगार, शिक्षा, शोध और विस्तार, ग्रामीण संस्थाओं और कृषि उत्पादों के मूल आदि से संबंधित होती हैं। भारत में भूमि और अन्य संपदा का वितरण बहुत असमान है। फलस्वरूप बहुत बड़ी जनसंख्या के पास बहुत कम जमीन है। इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आय में अर्जित करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर भूमि सुधार, जिसमें काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। ग्रामीण समाजों को
रूपांतरित करने में एक प्राथमिक साधन है। ये ग्रामीण समाज को उपलब्ध तकनीकों में सुधार उन पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। एक तरफ तो ग्रामीण क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को गांव तक पहुंचाना चाहिए। प्रौद्योगिकीय नियोजन, शोध और विकास ग्राम विकास के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। भारत में कृषि क्षेत्र मौसम के असंतुलन से असुरक्षित है। प्रौद्योगिकी उन्नत कृषि को मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण समाजों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन किया जाना चाहिए, जिससे बड़े स्तर पर श्रमिकों का पलायन ना हो। ग्रामीण समुदाय के लिए उच्चतर उत्पादक और रोजगार के बढ़ते अवसरों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कृषि का नियोजन ग्राम विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र की संतुलन वृद्धि उन्नति से इस क्षेत्र पर आश्रित लोगों के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता की समस्या बहुत ही विकट है। शिक्षा का अभाव ग्राम विकास को आगे बढ़ने में बाधक हो सकता है। ग्रामीण समाज को आय और संपदा के वितरण में व्यापक विषमताओं से भी पहचाना जाता है। शिक्षा का अभाव ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे यह समस्या और बढ़ सकती है। शिक्षा के प्रसार से एक तरफ तो गांव के गरीबों के लिए न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित होगा, दूसरी तरफ गांव विकास कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी में सहायता मिलेगी। शोध और विस्तार ग्राम विकास योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। शोध ज्ञान में वृद्धि करता है जो ग्रामीण संस्कृति के लिए उपयुक्त है, और विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि लाभ लक्षित समूह तक पहुंचे। अगला पॉइंट है ग्रामीण संस्थाओं में परिवर्तन और उनका उपयोग ग्राम विकास में सफलतापूर्वक लागू करने में करना चाहिए। कार्यनीतियां बनाते समय अगला पॉइंट है कार्यनीतियां बनाते समय संस्थागत ढांचों जैसे कि पंचायतों का पोषण किया जाना चाहिए, जिससे ग्राम विकास कार्यक्रम से सहभागिता लोकप्रिय हो सके। ये संरचनाएं विकास कार्यनीति को वास्तविकता से लागू करने में शक्तिशाली माध्यम हो सकती हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण संस्थाएं जैसे कि बैंक और सहकारी समितियां भी ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम विकास की कार्यनीति के प्रकार की यहाँ पर बात की गई है। ग्राम विकास कार्यनीति के प्रकार देखिए, ग्राम विकास कार्यनीति के प्रकार इस प्रकार है। पहला है संसाधनों के एकत्रीकरण पर आधारित कार्यनीति, दूसरा है नियंत्रित पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति, तीसरा है कृषक और कृषि परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति, और चौथा है हस्तक्षेप पर आधारित या अनियंत्रित मुक्त बाजार पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति। ग्रामीण संपदा विशेषता भूमि का एकत्रीकरण को प्रथम योजना में अत्यधिक महत्व दिया गया था। भूमि का निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए, जिससे न केवल भूमि के स्वामित्व की विषमताएं समाप्त हो जाएंगी, अपितु भूमि के सहयोग को और अधिक उत्पादक बनाकर किया जा सकेगा। चकबंदी के माध्यम से अधिक उत्पादकता हासिल की जा सकती है। किससे? चकबंदी के माध्यम से, क्योंकि छोटे छोटे भूखंडों को जोड़कर बड़े पैमाने पर कृषि करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाया जा सकता है। बड़े स्तर पर खेती से उत्पादकता भी बढ़ती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के रूप में उपयोग की संभावना भी उत्पन्न होती है। इस कार्यनीति का पालन सोवियत संघ, चीन, पूर्वी यूरोप के देशों ने काफी सफलता के साथ किया है। किसान और कृषि के दृष्टिकोण पर आधारित कार्यनीति भूमि का ठीक से पुनर्वितरण और भूमि संबंधों को सुधारने पर बल देती है।
यह छोटी कृषक इकाइयों का समर्थन करके साथ साथ विकास और रोजगार के उद्देश्यों पर बल देती है। सहकारी संस्थाओं विपणन की सुविधाओं आदि को इस कार्यनीति में अत्यंत महत्व दिया जाता है। अनियंत्रित पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति के अनुसार संपन्न भूस्वामी कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस क्षेत्र के स्वच्छंद विस्तार से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इससे प्राप्त होने वाले लाभों में सुधार लाएगी। ये लाभ रोजगार और आय में वृद्धि के माध्यम से निम्न वर्गों तक पहुंचेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित अनुभव पर आधारित भू वितरण का प्रस्ताव कृषि क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने वाली योजनाओं के प्रकार अर्थात एक रूपात्मक और द्विरूपात्मक योजनाओं में किया जा सकता है। एक रूपात्मक योजना वह है जिसमें भू स्वामित्व का समान वितरण होता है। इस योजना का जापान, ताइवान और कोरिया में बहुत अधिक सफलता से प्रयोग हुआ है। अतः भूमि सुधारों और परिणाम स्वरूप ग्रामीण संपदा के समान वितरण की वजह से कृषि क्षेत्र के संसाधनों का भी समान वितरण हुआ है। नेक्स्ट है द्विरूपात्मक योजना। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रयास और ग्रामीण क्षेत्रों में आय और संपदा के विषम वितरण में कठोरता से परिवर्तन के उपाय के बिना ही करती है। लैटिन अमेरिका के कई देशों में इस योजना का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की योजनाएं भूमि सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं होता, ठीक है। अधिक संख्या में छोटे खेत कम संख्या में बड़े आकार वाले खेतों के साथ साथ होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राम विकास नियोजन की। तो देखिए, ग्राम विकास नियोजन से यहाँ पर जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है, ग्राम विकास की योजना बनाते समय विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ता है। चूंकि इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है, अतः बहुस्तरीय नियोजन तंत्र को विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। गरीबी और शोषितों के उत्थान के लिए आर्थिक सहायता और विशेष प्रयास स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए उत्पादक आधार जोड़ने के लिए नियोजन अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय क्षेत्र का नियोजन पंचायतों के माध्यम से ग्राम विकास लाने में महत्वपूर्ण साधन है। स्थानीय नियोजन से उत्तरदायित्व की भावना प्रबल होती है। यह व्यवस्था से रिसाव को रोकने के रूप में कार्य करता है। अब बात करेंगे सारांश की। तो देखिए, विकासशील देशों में गरीबी की समस्या के समाधान के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता है। विशेषता उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा में रहती है। ग्राम विकास आर्थिक समृद्धि के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर होती है। ये कारक हैं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर ढांचागत सुविधाएं और स्वरोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण समाज को विकसित करने के लिए कार्यनीतियों का निर्माण करना पड़ता है। बात करेंगे भूमि सुधार का अर्थ एवं उसके उद्देश्य। भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, भूमि सुधार शब्द का तात्पर्य विशेषता भूमि पट्टों के सुधार से है। पट्टा शब्द लैटिन भाषा के टेन्यो शब्द से बनता है, जिसका अर्थ है कब्जा रखना। इसलिए भूमि पट्टों का उपयोग उस परिस्थिति का वर्णन करने में होता है जिसके अंतर्गत भूमि पर कब्जा रखा जाता है। अगला पॉइंट है, भूमि को स्वामित्व से मुक्त कराकर या जब्त करके इस व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए भूमि का पुनर्वितरण किया जाता है। भूमि सुधारों को सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अमीर भूस्वामी वर्ग व गरीब भूमिहीन जिनके पास पट्टों की सुरक्षा नहीं है के बीच तीक्ष्ण वर्ग विभाजन के शोषणकारी संबंधों के लक्षण को समाप्त करने का प्रयास करते हैं।
भूमि सुधार के अवयव की हम बात करेंगे। भूमि सुधार के अवयव, भूमि सुधार के अंतर्गत 5 मुख्यतः अवयव आते हैं। देखिए, पहला है बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारी सुविधा, तीसरा है भू संपत्ति पर हदबंदी व अतिरिक्त भूमि का वितरण, चौथा है भूमि का चकबंदीकरण और पांचवा है भू अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं व्यवस्थित करना। सरकार ने कृषि योग्य भूमि की स्वामित्व पद्धति को परिवर्तित करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उसे सीमित सफलता ही मिली है। स्वतंत्रता के बाद बिचौलियों का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसके विपरीत भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्य अवयव में प्रगति के अभाव अर्थात भूमि निर्धारक नियमों को लागू करना, काश्तकारों के लिए पट्टों को सुरक्षित करना व भूमि कब्जों को मजबूती देना आज भी गंभीर चिंता का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज भी 60% से अधिक श्रम शक्ति कृषि में ही लगी हुई है, जिसमें अधिकांश लोग या तो सीमांत किसान हैं या भूमिहीन श्रमिक जो अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। मुगल काल में पट्टों की व्यवस्था मूलतः रेतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत भूमि का मालिक सीधे किसान थे। टोडरमल, जो मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री थे, ने भूमि मालगुजारी संकलन में सुधार करने के लिए औसत पैदावार का 1/3 निश्चित किया। उसका मूल्यांकन 10 वर्षों के औसत मूल्य के हिसाब से तय किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 की बात कर रहा है, वह मुगलों के पतन के दौरान एक नया बिचौलिया वर्ग उभरा जो किसानों से माल गुजारी एकत्र करते थे, जिसका 9/10वां हिस्सा भाग राजा को देता था, जबकि 1/10वां भाग अपने पास रखते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पहले पेशेवर कर वसूलने वालों के जरिए माल गुजारी एकत्रित करने व बाद में नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वालों के माध्यम से प्रयास किया। 1770 से 1773 के मध्य माल गुजारी के लिए जमींदारों के साथ, जिनके पास भूमि के स्वामित्व के अधिकार थे, के साथ स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। समझौता या निपटारे की बात करेंगे तो देखिए, भूमि की माल गुजारी को तय करने के लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल स्थायी बंदोबस्त नियमावली पारित किया गया। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में लागू होता था। पारंपरिक रूप से माल गुजारी वसूलने वालों, जिनका स्थानीय स्तर पर काफी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व था, को भूमि का स्वामी व माल गुजारी वसूलने के लिए सरकार का एक प्रतिनिधि मान लिया गया। भूमि के वास्तविक मालिक, जिनका भोग का अधिकार था, केवल काश्तकार बन गए, जो मालिक की इच्छा से कभी भी बदले जा सकते थे। बात करेंगे जमींदारी व्यवस्था की। जमींदारी व्यवस्था जो स्थायी बंदोबस्त का परिणाम थी का कई जगहों पर विरोध हुआ था। परिणाम स्वरूप इसके अन्य प्रकार जो विभिन्न जगहों पर उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर माल गुजारी का समझौता, जिसमें गांव के प्रधान व्यक्ति को माल गुजार के रूप में पहचाना जाता था। अगला है जागीरदारी व्यवस्था, जिसमें जमींदार के पास भूमि स्वामित्व के अधिकार नहीं थे, लेकिन उसके पास माल गुजारी वसूलने के अधिकार थे। रियायतवारी व्यवस्था, इसमें सरकार रियायत से सीधे माल गुजारी वसूल करती थी, जिसमें किसी माध्यम का हस्तक्षेप नहीं था। यह व्यवस्था पश्चिम व दक्षिणी भारत में लागू थी। अगला है महलवारी व्यवस्था के अनुसार भूमि परिवारों के एक समूह की संपत्ति थी, जो सामान्यतः उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली थे व राज्य को कर देने के लिए जिम्मेदार थे। यह व्यवस्था भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों में फैली थी। इस व्यवस्था के फलस्वरूप किसानों में सामाजिक असंतोष बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप चयन समिति की सिफारिश पर एक काश्तकारी अधिनियम
1959 में बंगाल कर कानून पारित हुआ था। इस अधिनियम ने काश्तकारों के कब्जे को परिभाषित करते हुए कहा कि वे सभी लोग जो किसी जमीन पर लगातार 12 वर्षों से कृषि कर रहे हैं उसके मालिक हैं। अंग्रेजों द्वारा शोषण की व्यवस्था को हटाने के लिए काश्तकारों को सुरक्षा के प्रावधान देने के लिए बंगाल भूमि कर आयोग 1940 की स्थापना की गई, जिसे सामान्यतः फ्लाउड कमीशन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसने यह सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदार व्यवस्था के कारण जिसका उन्मूलन होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना के नीति निर्देशों के अनुसार जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, वहीं सरकार ने भूमि सुधारों के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया जो समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी व राज्यों को उनके भूमि सुधार के प्रस्तावों पर सलाह देगी। योजना दस्तावेज ने जोर दिया कि इस नीति की प्रमुख सीमाओं को भूमि में लोगों की भिन्न रुचियों को ध्यान में रखता है। उदाहरण बिचौलिए, बड़े स्वामियों, छोटे व मध्यम स्तर के मालिक, कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों की। अगला पॉइंट है भूमि सुधार नीति का पहला प्रमुख मील का पत्थर कांग्रेस कृषि समिति 1949 की रिपोर्ट थी जो जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में थी। यह समिति जागीरदारी बिचौलियों के उन्मूलन के पक्ष में थी। कुमारप्पा समिति के सुझाव को देखेंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या सुझाव दिए। तो राज्य व खेतों के वास्तविक जोत दरों के बीच सभी बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि को बटाई पर देने पर कानूनी रोक लगे, विधवा, बच्चों व अन्य अपाहिज लोगों को इसका अपवाद रहेंगे। अगला क्या सुझाव था, 6 वर्षों तक लगातार कृषि करने वालों को भू स्वामित्व के पूरे अधिकार दिए जाएं। नेक्स्ट सुझाव था भूस्वामी द्वारा स्वयं कृषि करने के नाम पर भूमि वापस लिए जाने पर रोक लगे। अगला सुझाव था इनका भूस्वामियों द्वारा भूमि को काश्तकारों से वापस लिए जाने की स्थिति में काश्तकारों की स्थिति को सुरक्षा करना। नेक्स्ट है उपयुक्त उपायों को वास्तविकता में लाने के लिए काश्तकारों की आर्थिक सहायता करना। और फिर था उचित करों का निर्धारण करना। ये समिति के सुझाव थे। एक और रह गया है अलग से केंद्रीय भूमि आयोग के साथ एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना करना जिसके पास भूमि सुधार की गति तेज करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां हों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर विस्तृत प्रस्ताव। तो देखिए पहला प्रस्ताव था इसका बिचौलियों का उन्मूलन। अगला था काश्तकारी सुधार, कर का नियमन, काश्तकारों के लिए पट्टों की सुरक्षा व उन्हें स्वामित्व प्रदान करना। फिर इसके बाद भूमि हदबंदी की बात करेंगे। भूमि हदबंदी कृषकीय पुनर्संगठन जिसमें भूमि की चकबंदी व भू संपत्ति के विभाजन या टुकड़ों में करने पर रोक शामिल है। ठीक है, शामिल है। नवंबर 1969 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जो खाद्यान्न व कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था ने भूमि सुधारों की प्रगति पर निगाह रखने व राज्य सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। सितंबर 1970 में दिल्ली में आयोजित भूमि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों के अगले सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि भूमि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं केंद्रीय तंत्र को सौंप दी जाएं। तदनुसार केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। इसने मुआवजा, अतिरिक्त भूमि का वितरण व सुधारों के लिए कार्यान्वयन के सवालों की जांच पड़ताल की। 7वीं पंचवर्षीय योजना ने यह घोषणा की कि भूमि सुधार गरीबी उन्मूलन कार्यनीति का अभिन्न अंग है। इसकी आवश्यकता का पुनः उल्लेख प्रत्येक आने वाली योजना में किया गया। 8वीं योजना 1992 से 1997 इस बात पर बल दिया गया कि भूमिहीनता ही ग्रामीण गरीबों का मूल कारण है। इस योजना ने भूमि सुधारों के निम्नलिखित
7 उद्देश्य तय किए। अब ये 7 उद्देश्य क्या हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य है कल्याणकारी सामाजिक संरचना की स्थापना करने के लिए कृषि संबंधों की पुनर्संरचना। दूसरा है भूमि संबंधों में शोषण का उन्मूलन। तीसरा है खेती हर को भूमि के उद्देश्य को साकार करना। चौथा है जमीन के आधार को बढ़ाकर ग्रामीण गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। कृषि उत्पादकों व उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट है ग्रामीण गरीबों को भूमि आधारित विकास मुहैया कराना। और लास्ट आपका 7वां है स्थानीय संस्थाओं में समानता के लिए बड़े प्रयास करना। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की बात करें ने ग्रामीण विकास व भूमि सुधार के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। पहला है उत्तर पश्चिमी राज्यों की पद्धति पर पूरे देश में भूमि की चकबंदी करना। दूसरा है हदबंदी से अधिक भूमि आकृषि योग्य भूमि को भूमिहीन किसानों बेरोजगारों में कुछ प्रारंभिक पूंजी के साथ पुनर्वितरण करना। तीसरा है काश्तकारों व बटाईदारों के अधिकारों को पहचानने के लिए काश्तकारी सुधार। चौथा है भूमि अभिलेखों को समसामयिकी बनाने में उसमें सुधार करने के लिए कंप्यूटरीकरण व किसानों को भूमि वही आवंटित करना। पांचवा है दोस्तों भूमि पर महिलाओं के अधिकार को पहचानना। ठीक है, अब बात करेंगे बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन की। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर बिचौलिया पट्टों के उन्मूलन के लिए वैधानिक प्रयास उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950 के साथ प्रारंभ हुआ। इसके मूल तत्व इस प्रकार हैं। अब देखिए इसके मूल तत्व क्या हैं। तो पहला है इसने जमींदार व जागीरदारों के सभी अधिकारों का उन्मूलन किया व आगे जमीन की खरीद पर रोक लगाई। दूसरा है बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन भूस्वामियों को हर्जाना देकर किया गया। काश्तकारों की बड़ी आबादी को नगद वस्तु व सेवा की सभी गैर कानूनी मांगों से मुक्त कराया गया। चौथा है भू अभिलेख बनाए गए, इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण व समझौते किए गए। नेक्स्ट है भू संपत्ति के आधार के लिए व्यक्तियों को एक इकाई के रूप में चिन्हित किया गया। यद्यपि इस अधिनियम ने एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन किसी खामी के बिना नहीं था। ये प्रथम बिचौलियों को हर्जाने के रूप में अनुचित रूप से ऊंची कीमत अदा की गई व साथ में कई अन्य लाभ जैसे कि कर्ज माफी अंतरिम हर्जाना दिया गया। फिर स्वामी खेती के अंतर्गत जमीन के खुद काश्त के नाम पर बहुत से पुराने जमींदार विस्तृत क्षेत्रफल को आपको अपने नियंत्रण में रखने में सफल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप काश्तकारों की एक बड़ी संख्या बेदखल हुई। अतः यद्यपि पट्टों की पद्धति बदली, लेकिन उससे गरीब रियायतों बटाईदारों व कृषि श्रमिकों की स्थिति में कोई प्रभावशाली सुधार नहीं हुआ। इस अधिनियम से भूमि के पुनर्वितरण में स्पष्ट रूप से कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। काश्तकारी सुधार उन क्षेत्रों जहां रियायतों के साथ सीधा समझौता किया गया था, जहां बिचौलियों का अस्तित्व था, वहां अर्धपट्टा देने का पहले का सामान्य प्रचलन था। योजना में 3 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रस्तावित थे जो काश्तकारी सुधार के महत्वपूर्ण अवयव बन गए। वे क्या हैं, तो वे देखिए कौन कौन से हैं, देखते हैं। कुल उत्पाद का 1/5 व या फिर 1/4 से अधिक किराया नहीं होना चाहिए। दूसरा है सभी पट्टों को स्थायी व फिर से शुरू ना होने वाला घोषित कर देना चाहिए, अर्थात पट्टों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर। तीसरा है पुनः प्राप्त ना की जा सकने वाली भूमि के संदर्भ में रियायतों को स्वामित्व का अधिकार देकर भूस्वामी काश्तकार संबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने सिफारिश की थी कि सभी तथाकथित ऐच्छिक समर्पणों को वैध मानने के पूर्व उनकी जांच व पंजीकरण
राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, भूस्वामियों को फिर से स्वामित्व लेने से रोकना चाहिए, चाहे काश्तकार स्वेच्छा से ही समर्पण कर रहे हों। उनके कानूनी अधिकार से ज़्यादा क्षेत्रफल उनके पास नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, फिर से स्वामित्व लेने के कानूनी अधिकार पर व्यक्तिगत कृषि की अवधारणा को स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित कर नियंत्रण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, काश्तकारी सुधार के विभिन्न पहलुओं, पट्टों की सुरक्षा। काश्तकारी नियमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संभवतः सबसे उल्लेखनीय प्रावधान रियायतों को सुरक्षा का उपाय रहा। ऐसी सुरक्षा भूमि में सुधार करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा काश्तकारों के अपने पास उत्पाद को उचित हिस्सा रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित कदम पट्टों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये कदम कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। पट्टों की न्यूनतम अवधि का उल्लेख। नेक्स्ट है, बेदखली पर पाबंदी, गलत ढंग से निकाले गए काश्तकारों को पुनः स्थापित करना और मुआवजों व सुधार के लिए काश्तकारों के अधिकार। व्यक्तिगत कृषि को फिर से प्रारंभ करने पर पाबंदी, ऐच्छिक समर्पणों का नियमन, स्वामित्व हासिल करने का काश्तकारों का अधिकार इसमें शामिल है। दूसरा है, घरों की भूमि, चारगाह, वृक्षों इत्यादियों पर काश्तकारों के द्वितीयक अधिकार। बात करेंगे आगे, देश में भूमि पट्टे की व्यवस्था। पट्टों की न्यूनतम अवधि का वितरण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता थी। प्रारंभ में 5 वर्ष से 10 वर्ष की सीमा में था, जिसका स्वतः ही नवीनीकरण होने का प्रावधान था। काश्तकारों की बेदखली निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती थी। पहला है, माल गुजारी अदा न करने पर। अगला है, भूमि का गैर कृषीय उपयोग या गलत उपयोग। नेक्स्ट है, प्रस्तावित सीमा से नीचे की भू संपत्तियों को किराए पर देना या विभाजन करना। बिना किसी उचित कारण से भूमि को परती छोड़ना। चौथी योजना 1969 से 74, काश्तकारों के बीच सुरक्षा की भावना लाने के लिए उसके पट्टे को वापस नहीं लेने व स्थायी बनाने, ऐच्छिक समर्पणों का नियमन करने, पट्टों की सुरक्षा से संबंधित विधानों को लागू करना, गलत बेदखली को दंडित करने और घर की जमीन की स्थिति में पट्टों को सुनिश्चित करके घोषणा करने के लिए उपाय सुझाए गए। काश्तकारों की बेदखली बृहद स्तर पर ऐच्छिक समर्पण या भूस्वामी द्वारा काश्तकार को दी गई भूमि व्यक्तिगत कृषि के लिए वापस लिए जाने के माध्यम से हुई। देश के कई हिस्सों में भूस्वामियों ने काश्तकारों को हटाने के लिए इस अधिकार का बृहद उपयोग किया। इसीलिए दूसरी योजना के दौरान सभी राज्यों ने फिर से हासिल करने के प्रावधान का निर्माण विस्तृत रूप से 3 भिन्न पद्धतियों पर किया है। पहला है, भूस्वामियों को निजी खेती का अधिकार देते हुए सभी रियायतों को पूर्ण सुरक्षा दी गई। नेक्स्ट है, भूस्वामियों को एक समिति क्षेत्रफल पुनः प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अब फिर तीसरा है, उपलब्ध भूमि के आधार पर सीमांकन तय किया गया जो भूस्वामी पुनः प्राप्त कर सकता था। माल गुजारी का नियमन। कर के मुद्दे का तात्पर्य भूस्वामी वर्ग द्वारा प्राप्त की गई उन प्राप्तियों से है जो गैर स्वामी कृषक चाहे तो काश्तकार हों या बटाईदार से प्राप्त करते थे। मालगुजारी की दर ही वह मौलिक मुद्दा है जिसकी वजह से देश में पहला वैधानिक हस्तक्षेप हुआ जो बंगाल में घटित हुआ था। मालगुजारी के नियमन की सामान्य नीति करों को कृषक की अदा करने की क्षमता के अनुसार परिवर्तनशील रखे जाने की थी। देश में समग्र रूप से कर की दर कुल उत्पादक के 34% से 75% तक भिन्न थी। इसे निश्चित करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ने यह कहा कि कर की अधिकता
दर कुल उत्पाद का 1/5 या 1/4 पर तय किया जाएगा। दूसरी योजना का सुझाव था कि वस्तु के रूप में कर को नगद अदायगी में बदला जा सकता है। अगर प्रत्येक जिले में विचलन को ध्यान में रखते हुए करों का वर्तमान में प्रचलित भू राजस्व मूल्यांकन के गुणनफल के रूप में घोषित किया जाए। अगला पॉइंट है स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना। जोतने वाले को भूमि की नीति की व्याख्या 1948 तक कांग्रेस कृषि सुधार समिति द्वारा निम्न प्रावधानों के माध्यम से की गई थी। क्या थे ये प्रावधान, तो देखते हैं। पूर्व कर्म का अधिकार या भूमि को खरीदने का पहला विकल्प यदि भूस्वामी उसे बेचना चाहता है तो। दूसरा है ऐच्छिक क्रय का अधिकार, जब भी स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई रियायत खरीदना चाहता है। नेक्स्ट है काश्तकारों पर भूमि के स्वामित्व के अधिकार का एक निश्चित तारीख से अनुज्ञापन के द्वारा नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिपादन। फिर है काश्तकारी सुधारों का अंतिम उद्देश्य काश्तकार व बटाईदारों को जो भूमि की जुताई करते थे पर स्वामित्व के अधिकार का प्रतिपादन करना था, जिससे गैर हाजिर भूस्वामित्व का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए। कई राज्यों में सरकारों ने पुनः हासिल न की जा सकने वाली भूमि के काश्तकारों का सरकार के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए। अब ये तरीके क्या थे, इन्हें देखते हैं एक बार हम। काश्तकारों को स्वामी घोषित करना व पहले के मालिक को उनसे उचित किस्तों में हर्जाना अदा करवाना। दूसरा है सरकार द्वारा पहले के मालिकों को हर्जाना अदा कर स्वामित्व का अधिकार हासिल करना व काश्तकारों को स्वामित्व का हस्तांतरण करना, उनसे उचित किस्तों में हर्जाना वसूला जाना। तीसरा है सरकार द्वारा भूस्वामियों के अधिकार हासिल करके काश्तकारों के राज्य के साथ सीधे संबंध की स्थापना की व काश्तकारों को यह विकल्प देना कि वे या तो सरकार को उचित मालगुजारी अदा करके कृषि जारी रखें या प्रस्तावित हर्जाना अदा करके पूर्ण स्वामित्व के अधिकार हासिल करें। तीसरी योजना 1961 से 66 के दौरान फिर से हासिल न की जा सकने वाली भूमि के काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकारों के प्रतिपादन के कार्यक्रम को पूरा करने के फलस्वरूप लगभग 1,10,00,000 से भी ज़्यादा काश्तकारों ने 15.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त किया। अब हम बात करेंगे भू संपत्तियों पर हदबंदी की। भू संपत्तियों पर हदबंदी जनवरी 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि भू संपत्ति के आकार पर पाबंदी लगाने वाले कृषि कानून को सभी राज्यों में 1959 के अंत तक अवश्य लागू कर देना चाहिए। इससे भूमि के स्वामित्व में व्यापक विषमता काफी हद तक कम होगी। सामाजिक असमानता व शोषण तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक भूमि की हदबंदी नहीं होगी व अतिरिक्त भूमि का वितरण भूमिहीन व सीमांत श्रमिकों के बीच नहीं होगा। इसे 2 चरण में लागू किया गया। ठीक है, अब पहला चरण कौन सा है इसकी हम देखेंगे। तो देखिए, पहली अवस्था संशोधन पूर्व के हदबंदी कानून 1960 से 72। भूस्वामी से हदबंदी भूमि का हस्तांतरण की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण मुद्दा था। चूंकि हदबंदी नियमों के लागू होने से भूमि के हस्तांतरण से हदबंदी के नियम का उद्देश्य परिवर्तित हो सकता था। इसके तहत हस्तांतरण परिवार के सदस्यों के बीच हो रहे थे। ठीक है, यह भूमि धर वर्ग के लिए लाभप्रद था जहां लागू किए जाने की इकाई व्यक्ति था। यह सुझाव दिया गया कि हदबंदी बिना विचलित हुए एक परिवार के योग पर लगे ना कि एक व्यक्ति पर है। ठीक है, चौथी योजना की बात करें
69 से 74 का समय है ये, के समय तक यह महसूस किया गया कि वर्तमान के विधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन की वजह से केवल लगभग 964800 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त घोषित की जा सकती है, जिसमें से लगभग 6,40,000 हेक्टेयर भूमि का राज्य सरकारों ने हदबंदी किया। वे लोग जिनके पास हदबंदी से अधिक भूमि थी उन्हें मुआवजा दिया जा रहा था। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने निर्णय लिया कि भूमि का हदबंदी तभी किया जाए जब मुआवजा देने के लिए धन उपलब्ध हो। पश्चिम बंगाल व गुजरात में बहुत से भूस्वामित्व द्वारा मुकदमे किए जाने की वजह से यह रुक गया था। यह प्रशासनिक व वैधानिक अवरोध भी थे। वे भूस्वामियों द्वारा समर्पित की गई निम्न कोटि की भूमि भी समस्या उत्पन्न कर रही थी। अब हम बात करेंगे दूसरी अवस्था की। राष्ट्रीय दिशा निर्देश के संशोधन हदबंदी कानून 1972 के अनुसार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात यह पाया गया कि भूमि सुधारों द्वारा जुटाई गई भूमि अपेक्षा से बहुत कम थी। हदबंदी नियम की अप्रभाविता, कृषि उत्पादन की अति आवश्यकता व देश में भूमि छीनो आंदोलन के रूप में किसानों में असंतोष की वजह से हदबंदी कानून की समीक्षा की गई। केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन 1971 में इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हुआ, जिसने आखिर भूमि हदबंदी में पर भविष्य में कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाए। इस नीति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। ठीक है, एक एक करके हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। देखिए, पहली क्या है, सिंचित भूमि के लिए हदबंदी की आधारभूत सीमा पति, पत्नी और छोटे बच्चों सहित 5 व्यक्तियों के एक परिवार के लिए 2 फसलों के साथ 10 से 18 एकड़ के बीच होनी चाहिए। यह जमीन की उर्वरता और दूसरे कारकों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य और क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, अन्य भूमियों के लिए जल उत्पादकता, मिट्टी, फसल इत्यादि पर ध्यान देना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा 54 एकड़ 21.9 हेक्टेयर 5 लोगों के एक परिवार के लिए होगी। तीसरा है, आधुनिक यांत्रिक आदि फार्मों की सभी रियायतों को समाप्त कर दी जाए। चौथा है, बगान यानी कि चाय, कॉफी, रबर आदि की बात कर रहा है, के लिए रियायतों के बारे में राज्य में विचार किया जाना चाहिए तथा समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री सम्मेलन जुलाई 1972 में आयोजित हुआ, जो राष्ट्रीय दिशा निर्देशों से सहमत था। अधिकतर राज्यों ने 24 जनवरी 1974 को राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के नियम के लागू होने की प्रस्तावित तिथि मान लिया। अधिकतर हदबंदी कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए। यह संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों के कथित उल्लंघन के आधार पर अदालत में किसी भी चुनौती के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। 8वीं योजना 1992 से 97 के अंत में 2.30 मिलियन हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गई, जिसमें 2.09 मिलियन हेक्टेयर भूमि 5.5 मिलियन लाभार्थियों को वितरित की गई। 9वीं योजना के अंत तक स्थिति लगभग समान थी। छुपाई हुई भूमि की पहचान में कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे उसका वितरण भूमिहीन ग्रामीण गरीबों में किया जाता है। नेक्स्ट है, भू संपत्तियों का चकबंदी। पहला पॉइंट है, भू संपत्तियों को छोटे हिस्सों में विभाजन व विखंडन का मुख्य कारण बारिशों के मध्य भूमि के विभाजन की पारंपरिक पद्धति थी। परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ियों में भू संपत्ति न केवल छोटी हुई अपितु टुकड़ों में वितरित हो गई। अगला है पॉइंट, भूमि की चकबंदी का प्रयास देश के कई हिस्सों में पृथक प्रयोगों द्वारा सहकारिता आंदोलन के तत्वाधान में किया गया। भू संपत्तियों के चकबंदी की आवश्यकता के बारे में वर्ष 1917 में सोचा गया था। इसी वजह से कृषि की अखिल भारतीय परिषद ने स्थानीय सरकारों को सहकारी समितियों के कुल सचिव से सलाह करके उपचार के कदमों को तैयार करने के लिए ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 1928 में चकबंदी का मामला कृषि के राजकीय आयोग के सुझाव से अंततः स्थापित हुआ।
भू संपत्तियों की चकबंदी की वैधानिक विकास की प्रक्रिया काफी धीमी थी। उसके दो स्पष्ट चरण थे। पहली अवस्था 1920 के बड़ौदा अधिनियम से प्रारंभ हुई। इसका कार्यान्वयन अथवा उपयोग विशुद्धता ऐच्छिक आधार पर था। 1928 के केंद्रीय प्रांतों की भू संपत्ति चकबंदी अधिनियम के साथ भू संपत्ति के चकबंदी पर क्रमबद्धता लागू की गई। चकबंदी के लिए बाध्यता की एक क्रमबद्ध सीमा की केंद्रीय प्रांत चकबंदी कानून 1928 के अंतर्गत लागू किया गया। दूसरी अवस्था की शुरुआत 1947 के विघटन पर रोक व भू संपत्ति के चकबंदी के बंबई अधिनियम से हुई, जिसने राज्यों को चकबंदी करने के लिए दबावों का उपयोग करने का प्रावधान उपलब्ध कराया। 31 मार्च 2007 तक कुल चकबंदी क्षेत्रफल 66.10 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि कुल कृषि क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर था। चकबंदी की प्रकृति पर कई कारकों की वजह से रुकावट आई, जिसमें निम्नलिखित कौन कौन से, इनको हम देखेंगे। पहला है बटाईदार व काश्तकारों में विस्थापन का भय। दूसरा है यह भय कि बड़े किसानों को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि बेहतर श्रेणी की जमीन के वो प्रमुख लाभार्थी हो जाएंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर भू अभिलेखों का संग्रह एवं समसामयिकी बनाना। तो देखिए क्या कहता है ये, भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावी होने के लिए भूमि अभिलेख प्रबंध व्यवस्था एक पूर्व शर्त है। 1987-88 में उड़ीसा व बिहार में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने व भू अभिलेखों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना प्रारंभ हुई। यह परियोजना 1989 से 19 में अन्य राज्यों में लागू की गई। यह परियोजना सर्वेक्षण व पुनर्व्यवस्था के कार्यों, राजस्व व व्यवस्था कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, सर्वेक्षण व व्यवस्था कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए सुविधाएं एवं ग्रामीण स्तर पर राजस्व तंत्र को मजबूत करने के लिए धन मुहैया कराती हैं। अगला पॉइंट है प्रत्येक राज्य में अधिकार के अभिलेख से यह आस था कि उसमें प्रत्येक भूखंड या सर्वेक्षण अंक के बारे में सूचना होगी, जैसे उसका क्षेत्रफल, उसके मालिक का नाम, भूमि की श्रेणी। इसीलिए अदा किया गया भू राजस्व भी है। जमींदारी क्षेत्रों में जमींदारों के काश्तकारों के अधिकार में भूमि के बारे में सूचना भी उपलब्ध रहेगी। 10वीं योजना की SRA व ULR परियोजनाओं में न केवल छुपी हुई भूमियों की पहचान करने अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमेबाजी की संभावना को कम करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि राजस्व प्रशासन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की समिति द्वारा जारी रिपोर्ट को विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों का अस्त व्यस्त अवस्था में सुधार व समानता लाने का पहला व्यवस्थापित प्रयास माना जा सकता है। उस समिति ने कुछ क्रांतिकारी सिफारिशें की जो इस प्रकार हैं। भूमि प्रशासन को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना। दूसरा है राजस्व विभाग का नाम बदलकर भूमि प्रशासन विभाग करना। तीसरा है भूमि अभिलेखों के बेहतर रखरखाव के लिए उपकुल सचिव व तहसीलदार के कार्यकालों को सम्मिलित कर देना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने वर्ष 1999 में भूमि प्रशासन में समानता लाने के लिए भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण करने के लिए एक दूरदृष्टि आलेख लाया। इस अभिलेख में पहली बार देश भर में केंद्रीय आंकड़ों के क्षेत्र की पहचान के लिए भूमि सूचना व्यवस्था के स्तरीकरण की बात कही गई, जो योजना बनाने के लिए उपयोगी होगी, जो लयबद्ध सर्वेक्षण संपन्न करने व भूमि अभिलेख उत्पन्न करने में कार्यान्वयन के आधुनिक तरीके प्रदान करेगा। अगला है नए विकास सहकारिता से संविदा कृषि। पिछले 3 दशक के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन काश्तकारी नियम को नए तरीके से परिभाषित करते हैं। 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसीलिए
भूमि सीमा और कमी व वितरण के लिए हदबंदी अब एक विश्वसनीय नीति नहीं रह गई। बाजार में आधारित विकास के लिए विपरीत काश्तकारी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। भूमि सुधारों का अंतिम उद्देश्य भारत में सहकारी कृषि को स्थापित करना था। कृषि सुधार समिति 1949 ने सुझाव दिया था कि बहुत से सहकारी समूह के बिना कृषि की क्षमता में ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती। ऐसी सहकारी कृषि के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित माने गए। पहला है, किसान इस व्यवस्था में स्वेच्छा से सम्मानित हो, ना कि बाध्य से। वे अपनी भूमि पर स्वामित्व बनाए रखें, अर्थात वे भूमि पर अपने स्वामित्व के अधिकार का समर्पण नहीं करेंगे। तीसरा है, वे अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुओं आदि को हासिल करेंगे। चौथा है, खेती को एक इकाई के रूप में संचालित किया जाएगा सभी सदस्यों के द्वारा, सभी सदस्य चयनित। प्रत्येक को उत्पादन में हिस्सा प्रदान की गई भूमि व किए गए श्रम के अनुसार प्राप्त होगा। चौथी योजना 1969 से 71 ने सहकारी कृषि की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि यद्यपि सहकारी कृषि आधिकारिक रूप से स्वीकारी गई है, लेकिन वास्तविक अभ्यास में जरा भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। अब संविदा कृषि व्यवस्था उन्हीं दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के वैकल्पिक उपकरण के रूप में सामने आ रही है। कौन से? खेतों की उत्पादकता बढ़ाने व छोटे किसानों की आय बढ़ाने, ये दो उद्देश्य थे। यह कृषि के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में सहायक होंगे। यह उद्योग व कच्चा माल उत्पादन करने वाले किसानों के बीच संविदा व्यवस्था उपलब्ध कराता है। संविदा किसानों की पैदावार व आय बढ़ाने में सहायता करती है, जिसमें खेतों के आकार का महत्व नहीं है। संविदा कृषि स्वतंत्र कृषि उत्पादन व व्यावसायिक अधीनस्थ कृषि के बीच की अवस्था है। छोटे किसानों के लिए एक समूह में कार्य करने की व्यवस्था है, जिससे वो उपभोक्ता उद्योग के साथ अपने अनुबंध सफलता से प्रबंधित कर सके। इसमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है व उसी दौरान किसानों अथवा उत्पादकों के मूल्यों की अस्थिरता के खतरे से सुरक्षा होती है। उन्हें कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से तकनीक सहायता भी प्रदान किया जाता है। भूमि सुधार एक मूल्यांकन। भूमि सुधार के कदम काफी हद तक पारंपरिक जमींदारों व अनुपस्थित भूस्वामियों की समस्याओं को तोड़ने में सफल रहे। आज भूमि के मालिक भूमि राजस्व व अन्य करों का भुगतान सीधे राज्य सरकार को करने के लिए उत्तरदायी हैं। भूमि पट्टों की सुरक्षा भूमि के वितरण के फलस्वरूप अब भूमि के मालिक इसके विकास व उत्पादकता बढ़ाने में रुचि लेने लगे हैं। कर का नियंत्रण लगभग सभी राज्यों में लागू हो गया। काश्तकारी को समाप्त करने, काश्तकारों को बेदखल करने, काश्तकारों द्वारा समर्पण व पट्टा की गई भूमि का काश्तकार द्वारा खरीदने से संबंधित नियमों के माध्यम से सुरक्षित रियायती हैसियत को मजबूती दी गई है। नवीन व कल्याणकारी रास्ता। भूमि सुधार अब ग्रामीण विकास की मुख्य धारा में शामिल है। अब यह कार्यक्रम केवल राजस्व विभाग से प्राथमिक रूप से संबंधित नहीं है। इसके विकास हेतु निम्नलिखित कदमों का सहारा लेना उपयुक्त होगा। पहला है, हदबंदी से अधिक भूमि की उचित पहचान व बेनामी हस्तांतरण की पहचान करना। कुछ हद तक संबंधित न्यायिकी व अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुउपजाऊ भूमि को अपने अधिकार में लेना। नए आवंटितों को कृषि प्रारंभ करने के लिए उपयोग व उत्पादन ऋणों के प्रावधान करने से वो अपने पुराने संरक्षक के ऋण जाल में नहीं फंसेंगे व साथ में भूमि से अलग होने की संभावित परिस्थितियों से बचे रहेंगे। काश्तकारी अधिकारियों को स्थापित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ करना, स्वामित्व के अभिलेखों में नाम दर्ज करना है।
काश्तकारों को घर से बेदखली के विरुद्ध कानून व शारीरिक सहायता समर्थन, क्योंकि अनेक काश्तकार कई क्षेत्रों में भूस्वामियों की जमीन पर महज अनुमति के स्वामित्व से रहते हैं। अगला है कर्जदारी वजह से विस्थापन, औद्योगिक, जल विद्युत इत्यादि व पूंजीवादी कृषि की वजह से भूमि से विस्थापित होने से रोकना। संविदा कृषि के लिए संस्थागत व्यवस्था को प्रोत्साहन, साथ में स्वामित्व के अधिकार की रक्षा करना व छोटे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कार्यान्वयन तंत्र व ग्रामीण श्रमिकों के संगठन के बीच बहुत अच्छे समन्वय की जरूरत है। सामाजिक विषमता तभी ठीक की जा सकती है जब ग्रामीण अमीरों का संसाधनों पर से नियंत्रण समाप्त करने के लिए शक्तिशाली विपरीत दबाव का निर्माण हो सके। भूमि सुधार शक्ति संतुलन में लगातार हो रहे परिवर्तन का कारण प्रभाव दोनों हैं। ग्रामीण गरीबों को भूमि सुधार परियोजना के निर्माण व उनके कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर में उचित प्रतिनिधियों के साथ निर्णायक भूमिका देने से नई शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी फैक्ट अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।